नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट पर लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है दोस्तों कैरोल एस ड्वेक ने। दोस्तों इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने सालों तक रिसर्च की और ये बुक उनकी सालों की रिसर्च का परिणाम है। ऑथर कैरोल ड्वेक कहती हैं कि सक्सेस पाने के लिए सही माइंडसेट का होना जरूरी है। केवल हमारी योग्यताओं और टैलेंट के दम पर ही हम सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमारी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं या फिर एक फिक्स माइंडसेट। सही माइंडसेट होने पर ही हम अपने बच्चों को उनके गोल्स पाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जिसे सभी बेहतरीन पेरेंट्स, टीचर्स, सीईओज और खिलाड़ी पहले से जानते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इस वीडियो में हर एक चैप्टर की टाइमलाइन को भी दिया है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी चैप्टर को आसानी से रिवाइंड करके देख सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आप वीडियो के अंदर खो जाए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। लेट्स बिगिन द माइंडसेट्स। ऑथर कहती है कि अपने शुरुआती करियर में उसे यह जानने का जुनून था कि लोग फेलियर से कैसे डील करते हैं, और यह जानने के लिए ऑथर एक स्कूल में गई जहां पर उसने बच्चों को कई सारी पजल्स सोल्व करने को दी। शुरुआती पजल्स काफ़ी आसान थी, लेकिन बाद वाली मुश्किल थी। जब विद्यार्थी मुश्किल पजल को सोल्व कर रहे थे और पसीना पसीना हो रहे थे तो ऑथर ने इस बात पर गौर किया कि वे उस समय पर क्या सोच और महसूस कर रहे हैं। ऑथर कहती हैं कि मुझे ये तो मालूम था कि मुश्किल समस्याओं से जूझने के लिए बच्चों के तरीके में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऑथर ने जो देखा उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। हार्ड पजल से सामना होने पर 10 साल के एक लड़के ने अपनी कुर्सी खींची, अपने हाथ मले और अपने होठों को भींचते हुए जोर से बोला, मुझे चुनौती से प्रेम है। और वहीं पर दूसरा बच्चा भी पजल्स पर पसीना बहाते हुए खुशी खुशी बोला, जानती है मुझे यही उम्मीद थी कि इस काम से मेरा ज्ञान बढ़ेगा। और यह सब देख करके ऑथर हैरान रह गई और सोचने लगी इनके साथ क्या गड़बड़ है। ऑथर शुरू से यह मानती थी कि या तो आप असफलता से डट कर मुकाबला करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऑथर ने यह कभी नहीं सोचा था कि कोई फेलियर से प्यार भी कर सकता है। हर इंसान का कोई न कोई रोल मॉडल होता है, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लाइफ के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पल में उसे सही राह दिखाता है। और ये बच्चे अब ऑथर के रोल मॉडल बन गए थे, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज जानते थे जो ऑथर नहीं जानती थी। और ऑथर ने यह पता लगाने का डिसीजन लिया कि वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से इन बच्चों ने फेलियर को एक गिफ्ट समझा। वे ऐसा क्या जानते थे जो ऑथर नहीं जानती थी, जिसकी वजह से वे बच्चे फेलियर से निराश नहीं हुए थे। वे तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि वे फेल हो गए हैं, बल्कि उनका एटीट्यूड ये था कि वो सीख रहे हैं। लोगों के अंदर डिफरेंसेस क्यों होते हैं? जब से संसार की शुरुआत हुई है तभी से लोग अलग अलग तरीके से सोचते आए हैं और एक्ट करते आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिले हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जबकि कुछ लोग नहीं? और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें परमानेंटली एक दूसरे से अलग बनाती है? कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये डिफरेंसेस हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बदल नहीं सकते। दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि ये डिफरेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों का बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग और सीखने के तरीके में भी डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस उनके अंदर आ जाते हैं। साथ ही कुछ वैज्ञानिक ये कहते थे कि हमारे अंदर जीवन भर सीखने और हमारे दिमाग का विकास करने की इतनी क्षमता होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग अलग अलग एटीट्यूड और स्किल्स के साथ किसी काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन वे एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग और पर्सनल एफर्ट की हेल्प से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2 माइंडसेट्स। आगे ऑथर हमारे साथ 2 तरह के माइंडसेट रखने वाले लोगों के बारे में शेयर करते हैं। पहला, फिक्स माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि आपके गुण पत्थर की लकीर के समान होते हैं।
इससे आपको खुद को बार बार स्मार्ट साबित करने की जरूरत महसूस होती है। अगर आप मानते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी ये सभी निश्चित हैं, तो आपको इन्हें और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जरूरत महसूस होती है। हम में से कुछ लोगों को बचपन में ही इस तरह के माइंडसेट के लिए ट्रेन किया जाता है। ऑथर ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके दिलो दिमाग पर खुद को साबित करने का लक्ष्य हावी होता है। क्लास में, करियर में और अपने रिलेशनशिप में, हर सिचुएशन में वे अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को सही साबित करने का तरीका खोजते रहते हैं। वे हर सिचुएशन को वैल्यूएट करते हैं। मैं सफल होऊंगा या फिर नहीं, मैं स्मार्ट दिखूंगा या फिर नहीं, मुझे स्वीकार किया जाएगा या फिर अस्वीकार, मैं एक विजेता के जैसे महसूस करूंगा या फिर एक हारे हुए इंसान की तरह। लेकिन क्या हमारा समाज इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी को महत्व नहीं देता? क्या इन गुणों को चाहना सामान्य नहीं है? वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान के गुण ताश के वे पत्ते नहीं होते जिन्हें बांट दिया जाए और जिनके साथ आपको लाइफ टाइम के साथ जीना होगा, क्योंकि आप उन्हें बदल नहीं सकते। ऑथर इस तरह के माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं और ये नई मानसिकता आपकी सोच को बदल सकती है। यह ग्रोथ मानसिकता इस विश्वास पर आधारित होती है कि आप अपनी कोशिशें और अपनी स्ट्रैटेजी और दूसरों की सहायता के जरिए अपने बुनियादी गुणों का विकास कर सकते हैं। हालांकि लोगों के शुरुआती गुण, उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट और स्वभाव पूरी तरह से अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने हार्डवर्क और एक्सपीरियंसेस के जरिए बदल सकता है और अपना विकास कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। इस विश्वास से सीखने के प्रति जोश बढ़ता है। बार बार यह साबित करने में समय क्यों बर्बाद करना कि आप कितने महान हैं, जबकि उस समय में आप बेहतर बन सकते हैं। अपनी कमियों को दूर करने की बजाय उन्हें क्यों छिपाएं? ऐसे लोगों के साथ रहने की बजाय जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराते हैं, खुद को ऐसे लोगों के पास लेकर के जाइए जो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करें। और आजमाए हुए और पुराने एक्सपीरियंस को क्यों चाहें जब आप ऐसे अनुभव हासिल कर सकते हैं जो आपकी एबिलिटी और आपके टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। लगातार अपनी क्षमता का विकास करना और पूरे जोश के साथ, खास करके जब यह सब अच्छा नहीं चल रहा हो, एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। ये वो मानसिकता है जो लोगों को चैलेंजिंग समय में उन सिचुएशंस को फेस करने में हेल्प करती है जिन्हें फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं। एटीट्यूड इन माइंडसेट्स, ये दोनों मानसिकताएं कैसे काम करती हैं, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जिसका दिन बहुत बुरा जा रहा है। एक दिन आप बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर जाते हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका प्रोफेसर आपके मिड टर्म टेस्ट के बारे में बताता है जिसके अंदर आपको सी ग्रेड मिलता है। आप बहुत निराश महसूस करते हैं। उसी शाम घर लौटते टाइम आपका गलत पार्किंग के लिए चालान काट दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा निराश होकर के आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, लेकिन बिजी होने के कारण वह आपके फ़ोन को नहीं उठा पाता। जब ऑथर ने फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों से पूछा कि वो इस सिचुएशन में कैसा महसूस करेंगे, तो वे बोले कि वे महसूस करेंगे कि उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। वे समझेंगे कि वे पूरी तरह से असफल हो गए हैं, वे मूर्ख हैं और वे हार चुके हैं। दूसरे शब्दों में जो हुआ उसे वे अपनी असमता और योग्यता का सीधा पैमाना मान रहे हैं। लेकिन यही बात जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से ऑथर ने पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लास में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि अगले टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर सकूं, और मुझे कार को ज़्यादा सावधानी से पार करना चाहिए था जिसकी वजह से मेरा चालान नहीं कटता, और मेरे ख्याल से शायद मेरे दोस्त का दिन खराब रहा होगा जिससे मैं दोबारा फ़ोन करके उसके दिन के बारे में पता कर सकता हूं। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग खुद पर ठप्पा नहीं लगा रहे और वो खुद को सिचुएशंस के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। हालांकि वो थोड़ा बहुत नर्वस और स्ट्रेस फील जरूर करते हैं, लेकिन वो रिस्क लेने, चैलेंजेस को फेस करने और उन पर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी खूबियों और कमियों के बारे में फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों ने बहुत ही गलत आकलन किया, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके अंदर के सभी टैलेंट इनबोर्न होते हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। वही ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग इस संदर्भ में आश्चर्यजनक रूप से सही निकलते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के जरिए किसी भी स्किल को इम्प्रूव करके अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स में ये कंक्लूजन दिया है कि असाधारण व्यक्तियों में अपनी खुद की शक्ति और कमजोरियों को पहचानने का विशेष गुण होता है
और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह गुण ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों के अंदर साफ नजर आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में एक और चीज नजर आती है कि उनके अंदर अपनी लाइफ की फेलियर्स को भावी सक्सेस के अंदर बदलने का विशेष गुण होता है। चैप्टर 2 इनसाइड इन माइंडसेट्स। ऑथर कहती हैं कि अपनी यंग एज में वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो हैंडसम हो और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। वो खुद के लिए एक ग्लैमरस करियर चाहती थी जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो, लेकिन कुछ ही सालों में ऑथर खुद को सेटिस्फाइड पाती हैं। ऑथर की शादी एक बेहतरीन इंसान से हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, बल्कि उसका करियर हाल ही में शुरू हुआ था। लेकिन ऑथर के पास एक बेहतरीन करियर था, लेकिन उसमें लगातार उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कोई भी चीज आसान नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद ऑथर बहुत खुश थी। लेकिन ऐसा क्यों था? जबकि ऑथर जो चाहती थी वैसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ऑथर कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपना माइंडसेट बदल लिया था, और यह सब उसके काम की वजह से हुआ था। जब आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हैं तो एक तरह से आप एक नए संसार के अंदर पहुंच जाते हैं। एक वर्ल्ड में, यानी कि फिक्स माइंडसेट वाले संसार में, आपके लिए सफलता का मतलब यह होता है कि आप स्मार्ट हैं। इस संसार में आप खुद को साबित करते हैं। जबकि दूसरे वर्ल्ड में, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले संसार में, आपके लिए सफलता का मीनिंग कोई नई चीज सीखने के लिए खुद को पुश करना होता है। इस संसार में आप खुद का विकास करना चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग एफर्ट और हार्डवर्क को बुरी चीज मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर आप स्मार्ट होते तो आपको हार्ड वर्क और एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क और एफर्ट ही आपको स्मार्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। आपके पास चॉइस चुनने की फ्रीडम होती है। माइंडसेट का सिंपल मीनिंग है दोस्तों बिलीव्स, यानी कि विश्वास। आप क्या जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या मानते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। और यही बिलीव्स आपके दिमाग को बदल सकते हैं। इस वीडियो को देखते समय आप ये सोचें कि आप कहां जाना चाहते हैं और किस माइंडसेट की हेल्प से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। एक फिक्स माइंडसेट की हेल्प से या फिर एक ग्रोथ माइंडसेट की हेल्प से। आपके लिए सक्सेस का मीनिंग सीखना है या फिर यह साबित करना कि आप स्मार्ट हैं। बेंजामिन बार्बर ने एक बार कहा था कि मैं संसार को कमजोर और शक्तिशाली लोगों में या फिर सफल और असफल लोगों में विभाजित नहीं करता हूँ। मैं तो संसार को सीखने वाले और न सीखने वाले लोगों में विभाजित करता हूँ। इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो किसी को सीखने से रोकती है? हर व्यक्ति सीखने की बर्निंग डिजायर के साथ पैदा होता है। बच्चे अपनी क्षमताओं को हर दिन बढ़ाते हैं। हम सभी अपने जीवन के सबसे मुश्किल काम अपने बचपन में ही सीखते हैं, जैसे चलना, बोलना, पढ़ना, और ऐसा कभी नहीं सोचते कि ये एफर्ट करने लायक है या फिर नहीं। बच्चे गलतियां करते हैं और अपनी हंसी उड़ाने की चिंता नहीं करते। वे विकास करते रहते हैं। खुशी खुशी सीखने का अंत एक निश्चित मानसिकता करती है। जैसे ही बच्चे खुद का आकलन करने लायक बड़े हो जाते हैं, उनमें से कुछ चुनौतियों से डरने लगते हैं और उन्हें डर लगता है कि वे स्मार्ट नहीं है। स्कूली बच्चों से लेकर के हजारों लोगों के रिसर्च में ऑथर ने आश्चर्यजनक रूप से ये पाया कि बहुत सारे लोग सीखने के अवसरों को ठुकरा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग, जिनके मन में ये विश्वास था कि आप सीख करके ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, वो हर एक नई सिचुएशन को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा तैयार थे। अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर ने पाया कि एक 7वीं कक्षा की लड़की बोली, मैं सोचती हूँ कि बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, आपको ये बस यूं ही नहीं मिल जाती। आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र होंगे जो टीचर द्वारा सवाल पूछे जाने पर अपना हाथ तुरंत उठाते हैं, चाहे उन्हें सवाल का जवाब पता हो या फिर नहीं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो केवल हाथ तभी उठाते हैं जब उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास हो कि उनका जवाब सही है। और वहीं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनको सवाल का सही जवाब पता होते हुए भी वो अपना हाथ नहीं उठाते और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। इन तीनों सिचुएशंस में से आप कहां पर स्टैंड करते हैं? यह आपकी मानसिकता यानी कि आपके माइंडसेट को चेक करने का एक सरल तरीका है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ढेर सारी सफलता या फिर बहुत सारी चुनौतियां? ये विकल्प लोगों को सिर्फ बौद्धिक कामों में ही नहीं चुनने होते, लोगों को तो ये भी डिसीजन लेना होता है कि वो किस प्रकार के रिलेशनशिप चाहते हैं। क्या वो एक ऐसे रिलेशनशिप को चाहते हैं जो उनके अहंकार को पोषण दे, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप को चाहते हैं जो उन्हें विकास करने की चुनौती दे?
जब ये क्वेश्चन फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों से पूछा गया कि उनके लिए उनका आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जो उन्हें सिंहासन पर बैठाए, जो उनको कंफर्टेबल महसूस करवाए और जो उनकी हमेशा तारीफ करे। दूसरे शब्दों में उनका आदर्श लाइफ पार्टनर वो हुआ जो उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करे जिस तरह से वे हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों से पूछा गया कि उनके लिए आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनका लाइफ पार्टनर वही होगा जो उनके दोष को देखेगा और उन्हें दूर करने में उनकी हेल्प करेगा, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देगा, जो उन्हें नई चीज़ों को सीखने के लिए एनकरेज करेगा। निश्चित रूप से वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहते थे जो हमेशा उनकी बुराई करता रहे या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता रहे, लेकिन वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते थे जो उनका विकास करने में उनकी हेल्प करे। जब आप अपनी डेथ बेड पर होंगे तो सबसे शानदार चीज़ों में से एक चीज़ यह कहना है कि मैंने सचमुच अपने आप को टटोला था। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग तभी फलते फूलते हैं जब वे खुद को खींच तान करके आगे ले जाते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग तब फूलते हैं जब चीज़ें उनकी पकड़ के अंदर सुरक्षित तौर पर होती हैं, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं, जब वे स्मार्ट या फिर प्रतिभाशाली महसूस नहीं करते तो उनकी रुचि किसी काम के अंदर ख़त्म हो जाती है। आप कब स्मार्ट महसूस करते हैं? जब आप गलतियां नहीं करते या फिर आप जब कुछ सीखते हैं। जब फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके लिए सफल होना ही पर्याप्त नहीं है। स्मार्ट और प्रतिभाशाली दिखने के लिए उनका गलतियां न करना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन वहीं जब ये क्वेश्चन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सफलता का मतलब तुरंत किसी काम के अंदर परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो समय के साथ कोई चीज़ सीखना है, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करना, उससे बाहर निकलना है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो सीखने की क्या ज़रूरत है। एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि योग्यता खुद ब खुद नज़र आनी चाहिए सीखने से पहले। वो मानते हैं कि अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो है और अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए एबिलिटी का मतलब एफर्ट और कोचिंग की हेल्प से समय के साथ उनकी एबिलिटी को बढ़ाने की क्षमता से है। और वो मानते हैं कि एफर्ट, कोचिंग और ट्रेनिंग के बलबूते पर कोई भी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप की जा सकती है। 1960 के दशक में एक बहुत ही फेमस कहावत थी, बनना होने से बेहतर है। एक निश्चित मानसिकता लोगों को कुछ बनने की अनुमति नहीं देती, उनके मन में शुरू से ही होने की कांक्षा होती है। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों में असफलता एक कार्य में असफल होने की वजह से उनकी पहचान बन जाती है और वो खुद को ही एक हारे हुए इंसान की तरह देखने लगते हैं। लेकिन वहीं ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों को भी किसी काम के अंदर फेल होने पर बुरा महसूस होता है, लेकिन यह उनकी पहचान तय नहीं करता। यह तो एक समस्या है जिसको वो फेस करते हैं और उससे सीख करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। काम से बचना, धोखा देना और दूसरों पर आरोप लगाना सफलता का नुस्खा नहीं है। एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग किसी असफलता के बाद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एक और काम करते हैं, वो है दूसरों पर आरोप लगाना या फिर बहाने बनाना। एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन कहते हैं कि जब तक आप दूसरों को दोष न दें तब तक आप असफल नहीं होते। उनका मतलब है कि जब तक आप अपनी गलतियों को मानते हैं तब तक आप उनमें सुधार कर सकते हैं और किसी काम के अंदर सफल हो सकते हैं। कैसे? आपकी मानसिकता आपके डिप्रेशन के लेवल को डिसाइड करती है। एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों में डिप्रेशन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है क्योंकि वे अपनी समस्याओं और विपत्तियों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। इस विचार से वे खुद को डिप्रेस कर लेते हैं और हमेशा उनके दिमाग में यही घूमता रहता है कि तुम असफल हो, जिसकी वजह से वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऑथर ने लोगों को ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया तो इससे उनके डिप्रेशन के बारे में सोचने का रिस्पॉन्ड बदल गया और उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। वे जितना बुरा महसूस करते थे वे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट फील करने लगे और अब वे अपनी मौजूदा समस्याओं को फेस करके उनसे बाहर आ गए। नेशनल बेस्टसेलर बुक आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसकी ऑडियो बुक समरी हमने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर पहले अपलोड की है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे। उसके ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि हमारा समाज मेहनत से हासिल होने वाली उपलब्धि की बजाय स्वाभाविक प्रयास रहित उपलब्धि को ज़्यादा महत्व देता है।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने पर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं जिसका आंसर ऑथर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, अगर लोग ये विश्वास करते हैं कि उनके गुण निश्चित हैं और उन्होंने खुद को स्मार्ट या फिर गुणी साबित कर दिया है, तो वे इसे लगातार साबित क्यों करते रहते हैं आखिर? जब राजकुमार ने अपनी बहादुरी साबित कर दी तो इसके बाद वह और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। वह बाहर जा करके हर दिन एक राक्षस को नहीं मारता था। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग भी खुद को साबित करने के बाद हमेशा के लिए सुख से क्यों नहीं रहते? आंसर, क्योंकि हर दिन नए और ज़्यादा बड़े राक्षस आते हैं। इसके अलावा जब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं तो जिस योग्यता को उन्होंने कल साबित किया था वह आज काम करने के लायक नहीं होती। इसीलिए वे खुद को बार बार साबित करने के लिए दौड़ रहे होते हैं और अक्सर उसी जगह पर दौड़ रहे होते हैं और असंख्य प्रशंसा इकट्ठे कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है। क्वेश्चन, क्या माइंडसेट परमानेंट होते हैं या फिर इसे आप बदल सकते हैं? माइंडसेट हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। दोनों तरीके के माइंडसेट के बारे में जानकर ही आप नए तरीके से सोचना और रिएक्ट करना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन, क्या मैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों वाला इंसान हो सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। आंसर, हाँ, क्योंकि हम सभी के अंदर दोनों तरह के माइंडसेट होते हैं। हम सभी फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का मिक्स होते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर ने पाया कि लोगों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। एक क्षेत्र के अंदर उनका माइंडसेट फिक्स हो सकता है तो किसी दूसरी फील्ड के अंदर उसका ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है। जैसे किसी की आर्टिस्टिक स्किल्स फिक्स हो सकती हैं लेकिन उसकी इंटेलिजेंस डेवलप की जा सकती है। ऑथर ने अपनी रिसर्च में पाया कि किसी खास क्षेत्र में लोगों का जो माइंडसेट होता है वह उस क्षेत्र में उसको गाइड करता है। क्वेश्चन, जब लोग किसी काम के अंदर फेल हो जाते हैं तो इसकी वजह वो खुद होते हैं क्योंकि उन्होंने पर्याप्त कोशिश या फिर कड़ी मेहनत नहीं की होती। आंसर, नहीं। ये सच है कि एफर्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से एकमात्र चीज़ नहीं है। लोगों के पास संसाधन और अवसर अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पैसे वाले लोगों के पास सुरक्षा का जाल होता है। सफल होने के लिए वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वहीं जिन लोगों के पास कम पैसा होता है और कम संसाधन होते हैं वो लोग अपनी पूरी जान लगा देने पर भी ज़्यादा आसानी से अपनी पटरी से उतर जाते हैं। मूल्यांकन करने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रयास सब कुछ नहीं है और हर प्रयास एक सा नहीं होता। क्वेश्चन, क्या लोगों के बारे में हर चीज़ बदली जा सकती है और क्या लोगों को हर वह चीज़ बदलने की कोशिश करनी चाहिए जिसे वो बदल सकते हैं? आंसर, विकास की मानसिकता यह विश्वास रखती है कि योग्यताओं का विकास किया जा सकता है, लेकिन यह आपको यह नहीं बताती कि कितना ज़्यादा परिवर्तन संभव है या परिवर्तन में कितना समय लगेगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ जैसे वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड बदले जा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने का मतलब यह नहीं है कि जो भी चीज़ बदली जा सकती है उसे बदल देना चाहिए। हम में से कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है और हम सभी को इस बात को स्वीकार करने की ज़रूरत है और हमें ऐसी कमियों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिनसे हमें या फिर दूसरों के जीवन को कोई नुकसान नहीं होता हो। क्वेश्चन, क्या फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों में बस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है? आंसर, नहीं। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों के अंदर भी ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों जितना ही आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के होने से पहले तक ही हो सकता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा नाजुक होता है। जब उन्हें एफर्ट और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो ये कम हो सकता है। इसीलिए फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बार बार बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। अपनी रिसर्च के दौरान ऑथर ने पाया कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों को हमेशा किसी काम को शुरू करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वे लोग अगर किसी काम के अंदर अच्छे नहीं हैं तब भी वो किसी काम के अंदर दिल से कूद सकते हैं और उसमें जुटे रह सकते हैं। वास्तव में तो कई बार ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर अच्छे नहीं होते और अच्छा बनना चाहते हैं, और यही ग्रोथ माइंडसेट का एक अद्भुत पहलू है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड एकम्प्लिशमेंट।
अपनी रिसर्च के दौरान जब ऑथर ने लोगों से कहा कि वो थॉमस एडिसन को इमेजिन करे और सोचे कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो अपनी लैब के अंदर वाइट कोट पहने खड़े हुए हैं और बिजली के बल्ब के ऊपर झुके हुए हैं और वे अकेले ही अपना सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वे ही जानते हैं कि वे किस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में एडिसन काफ़ी अलग किस्म के इंसान थे। वे अकेले काम नहीं करते थे। बिजली के बल्ब के आविष्कार के समय उनके पास 30 कर्मचारी थे, जिनमें वेल ट्रेंड साइंटिस्ट शामिल थे जो कॉरपोरेट फंडिंग वाली मॉडर्न लैब्स में 24 घंटे काम करते थे। एडिसन केवल एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्केटर भी थे। वे ये भी जानते थे कि प्रेस को कैसे अपने वश में करना है। कई बार तो वो किसी चीज़ के इन्वेंटर के रूप में दूसरों को सिर्फ इसलिए हरा देते थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें अपनी पब्लिसिटी कैसे करनी है। हाँ, ये बात सच है कि वो जीनियस थे, लेकिन वे हमेशा जीनियस नहीं थे। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले पॉल इजराइल सारी उपलब्धि की जानकारी की छानबीन करने के बाद यह कहते हैं कि वे अपने समय और स्थान के हिसाब से एक सामान्य लड़के थे, लेकिन जो चीज़ उन्हें सभी लोगों से एकदम अलग करती थी वो था उनका माइंडसेट और मोटिवेशन। वे हमेशा एक्साइटेड और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा नए नए चैलेंजेस को तलाशते रहते थे। एबिलिटी और अचीवमेंट के बारे में बहुत सी एजम्पशंस फैली हुई हैं, खास तौर से ये कि प्रभावशाली और सफल लोग अकेले काम करते हैं, लेकिन ये सभी एजम्पशंस झूठी हैं, क्योंकि डार्विन ने अपनी फेमस कृति द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज को लिखने के लिए वर्षों तक ग्रुप में काम किया। मोजार्ट ने भी 10 साल से ज़्यादा समय तक मेहनत की, तब जा करके वो कहीं ऐसी कृतियाँ बना पाए जिनकी वजह से उन्हें याद किया जा सके। इस चैप्टर में आप अचीवमेंट के उन रियलिस्टिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि क्यों कुछ लोग अपेक्षा से कम हासिल करते हैं और क्यों कुछ लोग अपेक्षा से ज़्यादा हासिल करते हैं। माइंडसेट एंड स्कूल अचीवमेंट। जब विद्यार्थियों ने जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो ऑथर ने उनकी मानसिकता के बारे में जानने की कोशिश की। ऑथर यह जानना चाहती थी कि वे विद्यार्थी अपनी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे यह मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एक निश्चित गुण है या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसका वे विकास कर सकते हैं। और उसके बाद ऑथर ने 2 सालों तक उन सभी विद्यार्थियों के ऊपर अपनी नज़र रखी। जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश कई विद्यार्थियों के लिए भारी चुनौतियों का समय होता है, क्योंकि काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ग्रेडिंग की नीति कठोर हो जाती है और शिक्षण पहले जितना व्यक्तिगत नहीं रहता। और यह सब तब होता है जब विद्यार्थी अपनी टीनेज में होते हैं। और इस दौरान ऑथर ने पाया कि बहुत से विद्यार्थियों के ग्रेड में कमी आई, लेकिन हर विद्यार्थी के ग्रेड में समान कमी नहीं आई थी। ये कमी सिर्फ फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों में ही नजर आई थी, जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों की ग्रेड लगातार 2 वर्षों तक बढ़ते रहे। जबकि दोनों समूह जब जूनियर हाई स्कूल में आए थे तो उनके पिछले सारे रिकॉर्ड लगभग एक जैसे थे, लेकिन जैसे ही उनका सामना जूनियर हाई स्कूल्स के चैलेंजेस से हुआ तब जा करके उनमें फ़र्क नज़र आने लगा। इन चैलेंजेस को फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों ने एक बड़े रिस्क की तरह देखा, जो उनकी कमियों को सबके सामने उजागर करके उन्हें एक विजेता से हारे हुए इंसान में बदल सकता था। क्योंकि फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग एक बार फेल होने पर हमेशा के लिए खुद को एक हारा हुआ इंसान मान लेते हैं। वास्तव में एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थी ऑथर को बताते हैं कि स्कूल के दौरान उनका मुख्य लक्ष्य स्मार्ट दिखने के अलावा कम से कम मेहनत करना होता है। वे इस तरह के कथनों से पूरे दिल से सहमत होते हैं। स्कूल में मेरा मुख्य लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा आसान चीज़ों को करना था ताकि मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत न करनी पड़े। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों को मेहनत करना छोड़ने में कोई तुक नज़र नहीं आता। उनके लिए तो उनके टीनेज का समय एक ऐसा समय था जिसके दौरान वो किसी नए सब्जेक्ट के बारे में सीख सकते थे और यह पता लगा सकते थे कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं, और वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जब ऑथर ने ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों से हाई स्कूल के चैलेंजेस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार वो भी भारी दबाव महसूस करते थे, लेकिन वो इस दबाव को कम करने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत और हर जरूरी काम करते थे जो उन्हें करना चाहिए था। और इसी स्ट्रेटजी का यूज करके उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक अपने ग्रेड को बढ़ाया था। चेंज इन कॉलेज में ऐसे सभी विद्यार्थी एक साथ आ जाते हैं जिनमें हाई स्कूल में दिमाग था। कॉलेज में जैसे ही केमिस्ट्री का पहला कोर्स शुरू हुआ
ये वो कोर्स था जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्री मिड सिलेबस में एडमिशन मिल सकता था। और ये बात बिल्कुल सच थी कि सभी विद्यार्थी इस कोर्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। सेमेस्टर की शुरुआत से ही ऑथर ने विद्यार्थियों की मेंटालिटी को चेक किया और पूरे कोर्स के दौरान उन पर नजर रखी। और ऑथर ने पाया कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों ने सिलेबस में ज़्यादा अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं। अगर उन्होंने किसी टेस्ट में खराब ग्रेड हासिल किए तो भी उन्होंने अगले टेस्ट में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। जबकि दूसरी तरफ जब किसी टेस्ट में फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों ने खराब प्रदर्शन किया तो अक्सर बाद वाले टेस्ट के दौरान भी उन्होंने अपने अंदर कोई अच्छा सुधार नहीं किया था। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थी सिर्फ टेस्ट में पास होने के लिए ही नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ रहे थे और इसी की वजह से उन्हें ज़्यादा हाई ग्रेड मिले थे, ना कि इस वजह से कि वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। और उन्होंने बताया कि जब कोर्स उन्हें ज़्यादा मुश्किल लगा तो उन्होंने अपने मोटिवेशन को डाउन करने की बजाय उन सभी चीज़ों को ज़्यादा मेहनत से सीखने की कोशिश की जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थियों ने चीज़ों को समझने की बजाय रटने की कोशिश की और अगर टेस्ट में उनका प्रदर्शन खराब रहा तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके अंदर केमिस्ट्री की योग्यता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। क्या सभी बच्चों को एक समान बनाया गया है? नहीं, कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और प्रभावशाली होते हैं और वे बहुत कम लेकिन लगातार अपनी रुचियों में एफर्ट करके अपनी फील्ड के महारथी बन जाते हैं। लेकिन बचपन में चाहे हमारे अंदर बाल प्रतिभाएं हों या न हो, लेकिन हम सभी के अंदर कुछ ऐसी रुचियां यानी कि इंटरेस्ट होते हैं जिनको पहचान करके हम एफर्ट और ट्रेनिंग की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। क्या आर्टिस्टिक एबिलिटी एक गिफ्ट है? हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में डीपली सोचते हैं तो इस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होता कि लोग एफर्ट और ट्रेनिंग की हेल्प से अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग या तो अच्छी ड्राइंग बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। इनफैक्ट ऑथर भी यही मानती थी। लेकिन फिर ऑथर एक व्यक्ति जिसका नाम एडवर्ड था उनसे मिली। वो एक ड्राइंग टीचर थे और अपने सभी स्टूडेंट से उल्लू की पेंटिंग बनवाते थे। उन्होंने ऑथर से भी उल्लू की पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उसके बाद एडवर्ड ने ऑथर को कुछ पेंटिंग्स दिखाई जो कि उनके विद्यार्थियों ने बनाई थी। इन पेंटिंग्स के अंदर दो तरह की पेंटिंग्स शामिल थी। पहली पेंटिंग्स उनके स्टूडेंट की शुरुआती पेंटिंग्स थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और दूसरी उन विद्यार्थियों की कुछ ट्रेनिंग के बाद बनाई जाने वाली पेंटिंग्स थी जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और अच्छी दिखाई देती थी। ऑथर ने जब एडवर्ड से पूछा कि उनके स्टूडेंट की पेंटिंग्स में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे आया है तो एडवर्ड ने बताया कि बदलाव उनकी पेंटिंग करने के स्किल में नहीं बल्कि उनके देखने के नज़रिए में आया है। उनके विद्यार्थी ने ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक घटक जैसे ड्राइंग के एजेस, स्पेसेस, लाइट और शैडो को गहराई से समझा है और एक प्रोसेस को फॉलो करके अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को बढ़ाया है, जिसका अंतर वो शुरू की और बाद वाली पेंटिंग्स के अंदर साफ देख सकती हैं और ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को किसी स्किल को सीखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता बल्कि वो बहुत ही कम या फिर न के बराबर एफर्ट लगाने पर भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। जबकि कुछ लोग जो कि नेचुरली किसी स्किल के अंदर अच्छे नहीं हैं वो ज़्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क करके और ट्रेनिंग ले करके उस स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। प्रेज एंड पॉजिटिव लेवल्स का खतरा। 80% से भी ज़्यादा पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को उनकी योग्यता यानी कि एबिलिटी की प्रशंसा करना जरूरी है ताकि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट को बढ़ाया जा सके। ऑथर ने अपनी रिसर्च में सभी विद्यार्थियों को 10 प्रॉब्लम सोल्व करने को दी और जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया उनकी प्रशंसा की। ऑथर ने स्टूडेंट को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। पहले ग्रुप के स्टूडेंट की एबिलिटी यानी कि योग्यता की प्रशंसा की गई। ऑथर ने उनसे कहा कि तुमने 10 में से 8 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है, ये सचमुच अच्छा स्कोर है, तुम सचमुच प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड लगते हो। जबकि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स के एफर्ट की तारीफ की गई। ऑथर ने उनसे कहा कि तुमने 10 में से 8 प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है, ये सचमुच अच्छा स्कोर है, तुमने सीरियसली कड़ी मेहनत की होगी। उन्हें यह महसूस नहीं करवाया गया कि उनमें कोई विशेष टैलेंट है। दोनों ग्रुप शुरुआत में एक समान थे, लेकिन
प्रेज करने के बाद उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस नजर आने लगे। जिस ग्रुप के स्टूडेंट की प्रशंसा उसकी एबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए की गई थी, उस प्रशंसा ने विद्यार्थियों को एक फिक्स माइंडसेट की तरफ धक्का दिया, जिसकी वजह से उन्होंने नए चैलेंजेस को फेस करने से मना कर दिया जिससे वे सीख सकते थे। और इसके अपोजिट जिन ग्रुप के विद्यार्थियों की प्रशंसा उनकी मेहनत के लिए की गई थी, उस ग्रुप के 90% से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने नए चैलेंजेस को फेस करना चाहा जिससे वे सीख सकें। उनके लिए मुश्किल का मतलब ज़्यादा हार्डवर्क करना था और नई नई स्ट्रैटेजी का यूज करना था। नेगेटिव लेवल्स और वे कैसे काम करते हैं। ऑथर कवि मैथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसके एक टीचर ने उससे कहा कि लड़कियां मैथ के अंदर यूजुअली अच्छा नहीं करती, और यह बात ऑथर के माइंड के अंदर बैठ गई और उसके बाद धीरे धीरे उसके मैथ के स्कोर कम होते गए। इनफैक्ट ऑथर के साथ साथ अन्य लड़कियों के स्कोर भी कम होते गए और उसके बाद उसने कभी मैथ नहीं लिया। बेशक ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, ये केवल उन लोगों के साथ होता है जो कि फिक्स माइंडसेट रखते हैं। फिक्स माइंडसेट होने पर ही लोगों की बकवास राय उन पर हावी हो जाती है। इसीलिए फिक्स माइंडसेट में पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल्स दोनों ही आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जब आप पर एक पॉजिटिव लेवल लगाया जाता है तो आप इसे खोने से डरते हैं, और जब आप पर नेगेटिव लेवल्स लगाए जाते हैं तो आप डरते हैं कि कहीं आप ऐसे ही तो नहीं हैं। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। स्पोर्ट्स के अंदर हर व्यक्ति मानता है कि टैलेंट गिफ्टेड होता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट और कोचेज भी ऐसा ही सोचते हैं। इसीलिए वो हमेशा नेचुरली टैलेंटेड व्यक्तियों जो कि खिलाड़ी जैसे दिखते हों, चलते हों, और वो भी बिना किसी एफर्ट के उनकी तलाश में रहते हैं। बिली बीन जो कि एक नेचुरली टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर थे, हर व्यक्ति मानता था कि वो अगले बेसबॉल चैंपियन हैं, लेकिन बिली बीन में चैंपियंस के माइंडसेट की कमी थी। बीन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम के टॉप स्कोरर और बेसबॉल टीम के बेस्ट हिटर थे। उनका नेचुरल टैलेंट बहुत ही रियलिस्टिक था, लेकिन जब चीज़ें गड़बड़ाने लगी, बीन बहानों की तलाश करने लगे क्योंकि उन्हें फेल होना पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं जानते थे कि फेल कैसे होते हैं। क्या बीन ने कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश की? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो एक फिक्स माइंडसेट रखते थे। वो मानते थे कि नेचुरली टैलेंटेड लोगों को कोचिंग और एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और उनकी इसी मानसिकता की वजह से वो नेचुरल टैलेंट के जाल में फंस करके रह गए। लेकिन बीन के साथ एक लेनी नाम का खिलाड़ी खेलता था जो नेचुरली टैलेंटेड नहीं था, लेकिन बीन उसकी रिस्पेक्ट करते थे। बीन कहते थे कि वो फेलियर के बारे में सोचता तक नहीं था और मैं उसके बिल्कुल अपोजिट था। आगे बीन कहते हैं, मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि बेसबॉल खिलाड़ी कैसा होता है, और मैं देख सकता था कि यह मेरे जैसा नहीं होता, यह लेनी जैसे होता है। उसको देखने के बाद बीन को समझ में आया कि सक्सेस के लिए टैलेंट से ज़्यादा माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने इस लर्निंग को अपनी टीम के अंदर अप्लाई किया। जब बीन ओकलैंड एथलेटिक्स के जनरल मैनेजर बने तो उनकी टीम ने 2002 में लगातार 103 मैचों के अंदर जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने टैलेंट को नहीं खरीदा था, बल्कि उन्होंने माइंडसेट पर काम किया था। द आइडिया ऑफ नेचुरली टैलेंटेड, फिजिकली गॉड गिफ्टेड होना और इंटेलेक्चुअली गॉड गिफ्टेड होना एक जैसा नहीं होता। यह दिखाई देता है। आपके शरीर का साइज, बनावट और फुर्ती, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और इनसे पैदा होने वाले रिजल्ट्स को भी हम देख सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल नेचुरली गिफ्टेड लोग ही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आप 5 फुट 3 इंच के मक्सी बोगस को NBA बास्केटबॉल टीम में खेलता हुआ देख सकते हैं, और आप एक हाथ वाले खिलाड़ी पीटर ग्रे को देख सकते हैं जिन्होंने मेजर लीग तक अपनी जगह बनाई। आप महान धावक ग्लेन कनिंघम को देख सकते हैं जो बुरी तरह से जल गए थे और जिनके पैर तक तबाह हो गए थे। आप बहुत से ऐसे दिव्यांग लोगों को देख सकते हैं जिनके पास कोई नेचुरली टैलेंट नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो चैंपियन बने, और वो था उनका चैंपियंस का माइंडसेट। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कड़ी मेहनत की और जिन्होंने सीखा कि स्ट्रेस के अंदर अपने कंसंट्रेशन को कैसे कायम रखना है, और जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर खुद को अपनी सामान्य एबिलिटी के पार पुश किया। एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग ये यकीन करते हैं कि आपके अंदर स्पोर्ट्स एबिलिटी का एक निश्चित लेवल होता है और आप उस लेवल को बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करने के लिए आपके अंदर नेचुरली टैलेंट होना जरूरी है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों का मानना है कि स्पोर्ट्स में आप जितने अच्छे हैं
उससे हमेशा बेहतर बन सकते हैं जब आप इस पर ज़्यादा मेहनत करें। स्पोर्ट्स के अंदर सफल होने के लिए आपको टिप्स और टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत है और उस स्पोर्ट्स से जुड़े नियमों का अभ्यास करने की भी ज़रूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग वे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने माइंडसेट और अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने पे फोकस किया था। सफलता क्या है? ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए सफलता का मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म करना, सीखना और बेहतर बनना है। और यही वह चीज़ है जो हमें चैंपियंस के अंदर देखने को मिलती है। फेलियर क्या है? ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए सेटबैक एक मोटिवेटर की तरह काम करते हैं। वो उनके लिए एक वेकअप कॉल होते हैं जब वे खुद की कमियों के बारे में जान करके उनसे खुद को उबारने के लिए काम करते हैं। सफलता की बागडोर को थामना। स्पोर्ट्स के अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग उन सभी प्रोसेस की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं जो उन्हें सफलता दिलाती हैं और इसे कायम रखती हैं। माइकल जॉर्डन नेचुरली टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स फील्ड के इतिहास में सबसे मेहनती खिलाड़ी थे। माइकल जॉर्डन की एबिलिटी उम्र के साथ घटती नजर आती थी क्योंकि उम्र के साथ उनका स्टेमिना और फुर्ती में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी कंडीशनिंग और अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। जब मैच के बाद कुछ स्टार खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया गया तो वे अपने लिए मैं शब्द नहीं बल्कि हम शब्द का यूज करते थे। वे अपने आप को टीम का हिस्सा मानते थे और वे खुद के बारे में इसी तरह से सोचते थे। जबकि बाकी खिलाड़ियों का जब इंटरव्यू लिया गया तो वे हमेशा अपने लिए मैं शब्द का उपयोग करते थे क्योंकि वे खुद को और अपनी टीम को अलग मानते थे। एवरी गेम इज ए टीम गेम। कोई भी व्यक्ति अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कई इंडिविजुअल्स गेम भी जैसे टेनिस, गोल्फ, रनिंग एक्सेट्रा में महान खिलाड़ियों की एक टीम होती है जिसके अंदर उसके कोच, ट्रेनर, मैनेजर, गाइडर्स शामिल होते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका दिल और आपका माइंडसेट ही आपको एक आम खिलाड़ी से एक महान खिलाड़ी बनाएगा और यही माइंडसेट आपको ग्रोथ मानसिकता देती है जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट और अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करने की ताकत बढ़ती है। चैप्टर 5 बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप, एनरॉन एंड द टैलेंट माइंडसेट। 2001 में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने कॉरपोरेट वर्ल्ड को हिला करके रख दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी एनरॉन इंसॉल्वेंट घोषित हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ था इसके साथ? इतनी बड़ी कंपनी का ब्राइट फ्यूचर कैसे तबाही के अंदर बदल गया? क्या इसका कारण कंपनी की अनप्रोडक्टिविटी थी या फिर भ्रष्टाचार? नहीं, इसका असली कारण था कंपनी का माइंडसेट। एनरॉन कंपनी मानने लगी थी कि वर्तमान युग में कंपनी की सफलता के लिए नेचुरली टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। इसके लिए वह टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए मोटी रकम खर्च करने लगी। इस वजह से कंपनी के अंदर एक तरह से टैलेंटेड होने का कल्चर फैल गया जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज फिक्स माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे और कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते थे। क्लियरली जो कंपनी खुद में सुधार नहीं कर सकती वह ग्रोथ भी नहीं कर सकती और वही एनरॉन के साथ हुआ जिसकी वजह से 2001 में वह इंसॉल्वेंट हो गई। क्यों कुछ कंपनियां विकास करती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जिम कॉलिंस ने 5 वर्षों तक रिसर्च की और कंपनियों की मैसिव सक्सेस के सीक्रेट के बारे में पता किया। उन्होंने अपनी बुक गुड टू ग्रेट में बताया है कि कोई भी कंपनी गुड से ग्रेट अपने लीडर की वजह से बनती है। इन कंपनियों के लीडर हर मामले में कंपनी का नेतृत्व महानता की ओर करते हैं। ये लीडर जीवन से बड़े या फिर करिश्माई व्यक्ति नहीं थे जिनसे अहंकार टपकता हो और वे कभी भी अपनी प्रतिभा का गुणगान नहीं करते थे। वे खुद को पीछे रखने वाले लोग थे जो लगातार प्रश्न पूछते थे और जिनमें सबसे निर्मम जवाबों का सामना करने की क्षमता थी, यानी कि फेलियर को फेस करना, खुद की फेलियर को भी, और साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि अंत में वे सफल होंगे। वे दूसरे लोगों के काम का श्रेय नहीं लेते हैं और वे कभी भी खुद को शक्तिशाली महसूस करवाने के लिए दूसरों को कमजोर नहीं करते। इसकी बजाय वे लीडर हमेशा बेहतरीन बनने की लगातार कोशिश करते हैं। वे खुद को सबसे योग्य लोगों से घेर लेते हैं जो उन्हें मिल सकते हैं। वे अपनी गलती और कमियों को सीधे देखते हैं और खुल करके पूछते हैं कि उन्हें और उनकी कंपनी को भविष्य में किस तरह की योग्यताओं की जरूरत होगी, जिसकी वजह से ही वो अपनी कंपनी को शिखर तक ले जा पाते हैं। लीडरशिप एंड फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लीडर्स भी आमतौर पर फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोगों के जैसे ही होते हैं। वे हमेशा अपनी पर्सनल ग्रेटनेस की छवि के बारे में सोचते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लीडर्स में से 2/3 लीडर्स
अहंकारी यानी कि ईगोइस्टिक होते हैं। वे एकमात्र बड़ी मछली बनना चाहते हैं ताकि जब वे अपनी तुलना अपने आसपास के लोगों से करें तो वे बाकियों से ज़्यादा ऊपर महसूस कर सकें। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से ही वो अपनी कंपनियों को दिवालियापन तक ले जाते हैं और बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। जैसा कि जिम कॉलिंग्स कहते हैं, आखिर आपकी खुद की महानता का इससे बेहतर सबूत क्या है कि आपके जाने के बाद वह कंपनी डूब ही जाए। लीडरशिप एंड ग्रोथ माइंडसेट। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था, मैं अपनी समाधि पर यह लिखा देखना चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है जो इतना समझदार था कि अपनी सेवा में खुद से ज़्यादा जानकार लोगों को लाया था। ठीक है, खिड़कियाँ खोल दो और थोड़ी ताज़ी हवा अंदर आने दो। फिक्स माइंडसेट के अंदर दम घुटता है जब निश्चित मानसिकता वाले लीडर पूरे संसार में घूमते हैं और संसार के दिग्गजों के साथ रहते हैं, तब भी उनका संसार बहुत छोटा और सीमित नजर आता है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करता है, मेरी महानता की पुष्टि करूं। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स के संसार में दाखिल होते हैं तो हर चीज़ बदल जाती है। ये लीडर्स कंपनी के संसाधनों का उपयोग अपनी महानता को साबित करने की बजाय अपने और अपनी टीम के विकास के लिए करते हैं। ये लीडर्स अपनी कंपनी को अपने आलीशान हेड ऑफिस से नहीं बल्कि अपनी फैक्ट्री में जा करके अपने एम्प्लॉय से बात करके उनसे सीख करके और टीम वर्क से चलाते हैं। ये लीडर्स हमेशा अपने लिए हम शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है वह दूसरों की हेल्प से। यह हमेशा अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं और उन्हें मोटिवेट रखते हैं और हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। क्या लीडर पैदा होते हैं या फिर बनते हैं? जब लीडरशिप गुरु वॉरेन बेनिस ने महान लीडर्स से इंटरव्यू किया तो वे सभी इस बात से सहमत थे कि लीडर्स पैदा नहीं होते बल्कि बनते हैं और किसी बाहरी साधन से ज़्यादा वे खुद ही खुद को बनाते हैं। बेनिस इस बात से सहमत थे कि हर व्यक्ति चाहे उसकी उम्र और सिचुएशन कैसी भी हो वह खुद का कायाकल्प करने में सक्षम होता है। ऐसी बात नहीं है कि हर व्यक्ति लीडर बन सकता है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ज़्यादातर मैनेजर और सीईओ भी लीडर नहीं होते। वे खुद का, अपने कर्मचारियों का और अपने संगठन का कायाकल्प करने की बजाय सिर्फ शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 6 माइंडसेट इन लव और नोट। सच्चे प्यार तक पहुंचने का रास्ता कभी भी स्मूथ नहीं होता। यह भी अक्सर हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट से भरा होता है। कुछ लोग इन हार्ट ब्रेक्स के एक्सपीरियंस के जख्मों को लेकर के घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में भी अपनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। जबकि कुछ लोग अपने जख्मों को भर लेते हैं और लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं। इन लोगों को कौन सी चीज़ अलग करती है, यह जानने के लिए ऑथर ने 100 लोगों पर रिसर्च की और उनसे उनके लव फेलियर्स के बारे में पूछा। इन लोगों ने अलग अलग स्टोरीज शेयर की। दोनों माइंडसेट रखने वाले लोगों ने इसी तरह की कहानियां बताई। हर व्यक्ति किसी न किसी टाइम पर प्यार में था और उससे आहत हुआ था, लेकिन जो नाटकीय अंतर था वह ये था कि वे इससे बाहर कैसे आए। जब लोग अपनी स्टोरीज ऑथर के साथ शेयर करते थे तो ऑथर उनसे पूछती थी कि इसका आपके लिए क्या मीनिंग था, आपने इस सिचुएशन में खुद को कैसे संभाला, आप खुद के बारे में कैसा फील कर रहे थे। जब लोग फिक्स माइंडसेट में होते हैं तो वे लव फेलियर पर महसूस करते हैं कि इस फेलियर से उनका जजमेंट हुआ है और इसकी वजह से उन पर एक थप्पा लग गया है और यह उनके माथे पर एक दाग है कि वो प्यार करने लायक नहीं है, क्योंकि फिक्स माइंडसेट में जख्मों को भरने का कोई नुस्खा नहीं होता। इसीलिए वे हमेशा उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं जिसने उनको चीट किया था। उनके अंदर बदले की भावना रहती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, किसी से बदला लेना नहीं चाहते। उन्हें भी लव फेलियर पर दुख होता है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अलग होता है। उनके लिए यह समझने, माफ़ करने और आगे बढ़ने के बारे में था। हालांकि जो हुआ उससे उन्हें भी बुरा महसूस हुआ था, लेकिन उन्होंने इससे सीख ले करके अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश की, ना कि बदला लेने की। माइंडसेट फॉलिंग इन लव। अभी तक आपने देखा कि फिक्स माइंडसेट होने का मतलब है कि आप यह विश्वास करते हैं कि आपकी पर्सनल ट्रेट्स फिक्स हैं। लेकिन अब रिलेशनशिप में 3 फैक्टर शामिल हो जाते हैं, आप, आपका पार्टनर और आप दोनों का रिलेशनशिप। फिक्स माइंडसेट के लिए ये तीनों ही फैक्टर परफेक्टली अलाइन होने चाहिए, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आप मानते हैं कि ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं और इसमें बदलाव संभव है। फिक्स माइंडसेट के अंदर आप सोचते हैं कि एक परफेक्ट
रिलेशनशिप में आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह तकदीर में लिखा होता है। अगर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो यह आपके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आप सोचते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसे परफेक्ट बनाया जाता है। इसके लिए आपको एफर्ट करना जरूरी है। द पार्टनर हैज़ एनिमी। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए कभी उसका लाइफ पार्टनर उसके जीवन की रोशनी होता है तो अगले ही पल वो उसका दुश्मन भी बन जाता है। अक्सर आप लोगों ने मैक्सिमम लव मैरिजेस में देखा होगा कि एक टाइम पर कपल्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि कुछ टाइम के बाद ही वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। लोग कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? जब किसी रिलेशनशिप में कोई चीज़ गड़बड़ करने लगती है तो किसी दूसरे को दोष देना आसान होता है। वास्तव में फिक्स माइंडसेट के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप खुद के गुणों को देखें और दूसरा होता है आप अपने लाइफ पार्टनर के गुणों को देखें और आप देख सकते हैं कि सामने वाले पर यानी कि आपके लाइफ पार्टनर पर दोष लगाना कितना ज़्यादा लुभाना होता है। किसी रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ माइंडसेट आपको दोषारोपण से ऊपर उठाती है, समस्या को समझने देती है और इसे मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करने देती है। कॉम्पिटिशन, हु इज द ग्रेटेस्ट। फिक्स माइंडसेट के अंदर आपको अपनी क्षमता को साबित करते रहना होता है, इसलिए इसमें आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा गुणी है, कौन ज़्यादा पसंद करने लायक है। वैज्ञानिक सिंधिया बहुत ही स्मार्ट थी। वह जो भी काम करती थी उसमें महारत हासिल कर लेती थी। उसने एक एक्टर से शादी की, इसके बाद वह नाटक लिखने लगी और उसने एक्टिंग भी शुरू कर दी, और वो भी शानदार तरीके से। उसने कहा कि वो अपने लाइफ पार्टनर के जीवन और रुचियों में शामिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका पार्ट टाइम शौक उसके पति के प्रोफेशनल करियर से ज़्यादा चमकने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसे खुद को दोबारा खोजने के लिए इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना होगा, और उसका डिवोर्स हो गया। सिंधिया ने अपने लाइफ पार्टनर की निजी पहचान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसे उनकी हर योग्यता में उनकी बराबरी का होने या फिर उससे आगे निकलने की ज़रूरत महसूस होती थी। अपने लाइफ पार्टनर का समर्थन करना और उसकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट दिखाने के कई अच्छे तरीके होते हैं, और यह उनमें से एक नहीं है। डेवलपिंग रिलेशनशिप। जब लोग किसी नए रिलेशनशिप में कदम रखते हैं तो उनके सामने एक ऐसा पार्टनर होता है जो उनसे अलग होता है, और उन्होंने एक दूसरे को डाइवर्सिटी के साथ एक्सेप्ट करना नहीं सीखा होता। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए लोगों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, इससे उनका रिलेशनशिप मजबूत होता है। लोरा और जेम्स दोनों कपल्स थे। लोरा बहुत ही ज़्यादा लकी थी, वह चिल्ला सकती थी और मुंह फुला सकती थी, लेकिन जेम्स कभी भी इसे पर्सनली नहीं लेता था। उसे हमेशा लगता था कि ज़रूरत पड़ने पर लोरा हमेशा उसके साथ थी, इसलिए लोरा जब भी गुस्सा होती थी तो जेम्स उससे प्यार से बात करता था, और समय के साथ लोरा ने गुस्सा होना और मुंह फुलाना छोड़ दिया। अब वे एक दूसरे के विकास में रुचि लेने लगे थे। जेम्स एक कंपनी बना रहा था। वह लोरा के साथ घंटों अपनी कंपनी की प्लानिंग और उसके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बात करता था। लोरा भी बच्चों की बुक्स लिखना चाहती थी। जेम्स ने उन्हें बुक्स लिखने के लिए एनकरेज किया। इस रिलेशनशिप में हर पार्टनर एक दूसरे के विकास के लिए हेल्प कर रहा था। चैप्टर नंबर 7, पेरेंट्स, टीचर एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम। सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उसके बच्चे सफल हो सकें। इसके लिए वे हर संभव चीज़ करते हैं और उन्हें वो सब कुछ देते हैं जो उन्हें चाहिए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सबक, मोटिवेशन और क्रिटिसिज्म का कई बार बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपके द्वारा अपने बच्चों को बोला गया हर एक शब्द एक खास संदेश आपके बच्चे के दिमाग तक पहुंचाता है। यह बच्चों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को बनाता है कि वे खुद के बारे में कैसे सोचें। यह फिक्स माइंडसेट की तरफ झांकने वाला संदेश हो सकता है, जैसे तुम प्रतिभाशाली हो या फिर तुम टैलेंटेड हो, या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करने वाला हो सकता है, जैसे तुम हार्ड वर्किंग हो और तुम हमेशा आज से बेहतर बन सकते हो। पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैसेज अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। कई पेरेंट्स, टीचर्स सफलता के बारे में अपने बच्चों और खिलाड़ियों को कहते हैं, तुमने इसे बहुत जल्दी ही सीख लिया, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो बिना पढ़े ही ए ग्रेड हासिल कर लिया। अगर आप ज़्यादातर पेरेंट्स के जैसे हैं तो आप इन सभी संदेशों को एक्सेप्ट करेंगे और बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले संदेश मानेंगे। लेकिन इन संदेशों को दोबारा ध्यान से सुने। बच्चे इन्हें इसी रूप में स्वीकार करते हैं कि अगर कोई चीज़ मैं जल्दी से नहीं सीख पाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ।
मुझे मेहनत से ड्राइंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वे देख लेंगे कि मैं पिकासो नहीं हूँ। बेहतर होगा कि मुझे पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए, वरना लोग मुझे टैलेंटेड नहीं मानेंगे। ऑथर ने बहुत से बच्चों के ऊपर रिसर्च किया और अपनी रिसर्च में पाया कि अगर हम बच्चों की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं तो उनकी मोटिवेशन कम होती है और इससे उनके परफॉर्मेंस को भी नुकसान पहुंचता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे प्रशंसा से प्रेम करते हैं और वे खास तौर पर अपनी इंटेलिजेंस और अपने टैलेंट की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इससे सचमुच उन्हें बढ़ावा मिलता है, उनके अंदर एक खास चमक आती है, लेकिन सिर्फ उसी पल के लिए। जिस पल कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खिड़की से बाहर चला जाता है और उनका मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाता है। यदि सक्सेस का मीनिंग है कि आप स्मार्ट हैं तो फेलियर का मीनिंग ऑटोमेटिकली ये होगा कि वे मूर्ख हैं, और यही बच्चों को फिक्स माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मोर अबाउट फेलियर मैसेजेस। हम सभी ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में सुना है, लेकिन क्या हम सभी सच में कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीन्स किसी बच्चे की हेल्प करना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, एक बेहतर इंसान बनने में और किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। कैसे एक पिता अपने बेटे के गुणों का गला दबाए बगैर अपनी निराशा को जाहिर कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं। पिता अपने बेटे से, जब तुम कोई काम अच्छे से नहीं पूरा करते हो तो इससे मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस काम को कभी पूरा कर सकोगे? इसकी बजाय अगर पिता अपने बेटे से कहे, बेटा क्या कोई ऐसी चीज है जिसे समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है और तुम चाहते हो कि मैं उसे समझने में तुम्हारी हेल्प करूं? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और हर एक पेरेंट्स, टीचर और कोच को ऐसा ही करना चाहिए। कई बार बच्चे अपने खुद का मूल्यांकन करके अपने ऊपर थप्पड़ लगा सकते हैं। फिलिप और उसके पिता एक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर के काम कर रहे थे और अचानक फिलिप से फर्श पर कीले गिर गई। उसने अपराधी भाव से अपने पिता की ओर देखा और कहा, ओह डैडी, मैं कितना फुद्दू हूँ। पिता, जब कीले गिर जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते। फिलिप, तो आप क्या कहते हैं डैडी? पिता, हम कहते हैं कि कीले गिर गई हैं और मैं उन्हें उठाता हूँ। फिलिप, बस ये डैडी? पिता, हाँ यही। फिलिप, थैंक यू डैडी। व्हाट मेक्स ए ग्रेट टीचर और पेरेंट? कई टीचर्स सोचते हैं कि वो अपने पढ़ाने के स्टैंडर्ड्स को कम करके अपने विद्यार्थियों को सक्सेसफुल होने का अनुभव करवाएंगे, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी अचीवमेंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करना उन्हें सफलता नहीं दिलाएगा, क्योंकि लो स्टैंडर्ड करने से आप ऐसे विद्यार्थियों को पैदा कर रहे हैं जो आसान काम करके ज़्यादा प्रशंसा पाने के इच्छुक होंगे। माइंडसेट कैन बी लाइफ एंड डेथ मैटर। जाहिर सी बात है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को काबिल बनाने की कामना करते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का जीवन भी खतरे में डाल देते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी है दोस्तों, सैंडी की। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो हार्वर्ड जा करके पढ़ाई करें, लेकिन उसका इंटरेस्ट साइंस के अंदर था। लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो हार्वर्ड चली जाती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इसलिए कभी कभी वह क्लास में अच्छा परफॉर्म करती थी तो कभी नहीं कर पाती थी। ऐसी सिचुएशंस के अंदर बच्चे अक्सर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। चेंजिंग माइंडसेट, परिवर्तन में विश्वास करना ही ग्रोथ माइंडसेट का आधार है। बचपन में जब ऑथर फर्स्ट ग्रेड में थी तब उसकी फैमिली दूसरे शहर के अंदर शिफ्ट हो गई थी। वहां पर उसका एडमिशन नए स्कूल में हो गया। सब कुछ उसके लिए नया था और जिस क्लास में उसका एडमिशन हुआ था वह उसकी पुरानी क्लास से आगे थी। इसलिए जब भी टीचर क्लास में कोई काम करने को कहती थी वह चुपचाप से आराम से बैठी रहती थी। उसने कभी उठ करके टीचर से ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो इसके बारे में नहीं जानती हैं, क्या वो उसे बता सकती हैं, और बिना कोई एफर्ट किए ही उसने हार मान ली। ऐसे ही बहुत से बच्चे खराब सिचुएशंस में एकदम सुन्न रह जाते हैं। अब ऑथर सोचती है कि उसने उस समय क्यों अपने टीचर से हाथ उठा करके यह नहीं पूछा कि क्या वह उसकी हेल्प कर सकती हैं। माइंडसेट गो फर्दर। आपका माइंडसेट आपके साथ होने वाले सभी अनुभवों की व्याख्या करने में आपको गाइड करता है। एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग जो कि कंपैरिजन में विश्वास रखते हैं, वे हर अच्छी चीज़ पर पॉजिटिव लेबल और बुरी चीज़ पर नेगेटिव लेबल लगाते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब मैं असफल हूँ या फिर उससे बेहतर इंसान हूँ। वे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जानकारी के प्रति संवेदनशील रहते हैं, बजाय इसके यह सोचने की मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या फिर मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। ए माइंडसेट वर्कशॉप। कई लोग सोचते हैं
कि इंसान या तो स्मार्ट या फिर एवरेज या फिर डम पैदा होता है और लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहता है। लेकिन एक नया रिसर्च शो करता है कि हमारा माइंड किसी मांसपेशी की तरह होता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलता है और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और बहुत से साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जब आप सीखते हैं तो आपका ब्रेन डेवलप करता है और ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कई गुना ब्रेन सेल्स पैदा होती हैं जो आपके दिमाग को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। आप अपने माइंड को सीखने के लिए जितने ज़्यादा चैलेंजेस देते हैं, आपके माइंड की सेल्स उतना ही ज़्यादा विकास करती हैं। फिर जो चीज़ आपको कभी मुश्किल या फिर असंभव लगती थी वो आपको आसान लगने लगती हैं। पीपल हु डोंट वांट टू चेंज। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें नहीं बल्कि संसार को बदलना चाहिए। वे खुद को किसी बेहतर चीज के हकदार महसूस करते हैं, जैसे बेहतर नौकरी, बेहतर मकान, बेहतर लाइफ पार्टनर। वो सोचते हैं कि संसार को उसके खास गुणों को पहचानना चाहिए और इसी अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के लेसन्स को आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे और सफलता को अचीव करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।